देखिए बेटा, हमारा आज का टाइटल है इलेक्ट्रिक डाइपोल। चलिए देखते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक डाइपोल। व्हेन टू चार्जेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट opposite in polarity are separated by some finite distance. Such an arrangement is called as इलेक्ट्रिक डाइपोल। जब दो चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो बट वो पोलैरिटी में एकदम ऑपोजिट हो, मतलब एक चार्ज अगर पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज क्या है, नेगेटिव है। ऐसे दो चार्जेस अरेंज्ड है सेपरेटेड बाय सम फाइनाइट डिस्टेंस, जैसे ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू। तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, डाइपोल, है ना। अब देखो, ये जो आपको दो चार्जेस के बीच में का फासला नजर आ रहा है, इसको कहा जाता है डाइपोल लेंथ। और इस डाइपोल लेंथ को अक्सर ट्वाइस एल से दिया जाता है ना। ट्वाइस एल ही क्यों, एल क्यों नहीं? क्योंकि अक्सर हमें इसके आधे डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है फॉर डेरिवेशंस एंड कैलकुलेशंस, ठीक है, इसी वजह से इस तरह से लिखा जाता है। अब हमारा इसी से जुड़ा हुआ अगला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को इस तरह से कहा गया है, द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ either charge, the product of magnitude of either charge and distance between them is called as electric dipole moment। तो आप क्या करिए, दोनों में से कोई एक चार्ज ले लीजिए, कोई भी एक चार्ज, चाहे प्लस क्यू या माइनस क्यू, और उसमें से उन दोनों चार्जेस में से जो भी एक चार्ज ले रहा है उसका मैग्नीट्यूड लो और उसको क्या करो, डाइपोल के लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दो। तो जो आपको अगला टर्म मिलेगा वो क्या कहता है, आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट बेसिकली है क्या? इट इज द एबिलिटी ऑफ डाइपोल टू एक्सर्ट फोर्स ऑन एनी अदर चार्ज। बोले कैसा? जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एक डाइपोल है, माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू, सॉरी नॉट माइनस क्यू, माइनस 5Q प्लस 5Q, और सामने यहां पर एक कैपिटल Q नाम का एक चार्ज रखा गया, जिनका डिस्टेंस सेम है दोनों भी केसेस में, है ना। दोनों भी केसेस में डिस्टेंस कैसा है बेटा, सेम है। दोनों भी केसेस में डिस्टेंस कैसा है, सेम है। जैसा ये डिस्टेंस कैसा है, सेम है। ये डाइपोल लेंथ कैसा है, सेम है। अब बेटा मैं आपसे पूछूंगा कि इस डाइपोल में बताओ सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन सा वाला डाइपोल रहेगा जो इस चार्ज को रिपेल करेगा? कौन सा वाला डाइपोल रहेगा जो इस चार्ज को स्ट्रांगली रिपेल करेगा, सबसे ज्यादा स्ट्रांगली? ऊपर का फर्स्ट वन या सेकंड वन? फर्स्ट वन या सेकंड, कौन सा है जो सबसे, देखो ये चिपका हुआ नहीं, आप सोच रहे हो कि तो जीरो हो जाएगा ना, नहीं, ये जीरो नहीं हो जाएगा क्योंकि ये दूर दूर है। हाँ, चिपका रहता, चिपक जाता तो जीरो हो जाता, चार्ज जीरो हो जाता। तो अपन ने एक फासले से सेपरेट करके रखा है। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा स्ट्रांगली कौन सा वाला डाइपोल ये सामने वाले चार्ज को रिपेल करेगा? फर्स्ट या, जो लग रहा बिंदास बोलो, फर्स्ट या सेकंड? सेकंड,
ओके करेक्ट, क्यों? चार्जेस की वैल्यू ज्यादा है। हाँ बिल्कुल सही, चार्जेस की वैल्यू ज्यादा है तो उसके वजह से फोर्स ऑफ रिपल्शन जो भी हो, अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी होगा वो ज्यादा होगा। सिमिलर मैनर, अब देखो माइनस क्यू प्लस क्यू, माइनस क्यू प्लस क्यू, अब बोलो कौन सा डायपोल है जो स्ट्रांगली रिपेल करेगा? एक मिनट के लिए सोचो, पूरी सिचुएशन का एनालिसिस करो और फिर वो बोलो। नहीं तो वो ऐसा वो लाल बटन नजर आ रहा, हाँ दबा दिया, नहीं दबाना था, है ना? वैसा सिचुएशन नहीं होना चाहिए। देखो एनालिसिस करो कि हम देखना चाहते हैं कौन सा डायपोल उसको सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा। हाँ अब बोलिए फर्स्ट या सेकंड? हाउ मेनी ऑफ यू गो विथ फर्स्ट? कितने लोगों को माना कि पहला है, बट जान दो भाई कहाँ बोले, सब लोग सेकंड बोल रहे तो अपन भी सेकंड बोल देते, है ना? अच्छा, कितने लोगों को सेकंड मानना है? सेकंड वाला, बाकी लोगों को कोई आइडिया नहीं उसके बारे में ना? दस करेक्ट, आपका सेकंड वाला सबसे ज्यादा स्ट्रांगली रिपेल करेगा और उसके पीछे रीजन क्या है? डायपोल की लेंथ बढ़ गई, तो डायपोल की लेंथ से क्या है फर्क पड़ रहा? आप देखो इमेजिन ये करो कि ये आप हो, ये आप हो, ये आपकी स्टडीज है ना? और ये डिस्ट्रैक्शंस है, ये क्या है? डिस्ट्रैक्शंस, जो भी आपको स्टडी से डिस्ट्रैक्ट करता, कभी दोस्त, है ना, या फिर कोई सहेली, मतलब तुमको तो नहीं दे रही होंगी, सहेली तो इधर ही होंगी ना, है ना? या फिर कोई सहेली, या फिर कोई कहा जाएगा मोबाइल, सबसे बड़ा, अरे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबल मोबाइल, है ना? मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन। तुम क्यों खुश हो गए सहेली के नाम से? हाँ, तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अगर फैक्टर देखा जाए तो सहेली हो रहा है सबसे ज्यादा, हाँ हाँ, हो गया। तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन होता है मोबाइल होता है, मोबाइल होता है, तो सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन मोबाइल। तो मोबाइल में जैसा देखो क्या, फॉर एग्जांपल आप पढ़ने बैठे और साइड में मोबाइल रखा हुआ है ना? इंस्टाग्राम पे किसी का मैसेज आ गया, क्लिंग, है ना? आपने खोले, हाँ भाई देख ले क्या है, तुमने बैक किया, अचानक से उसमें सामने कोई रील आ गई, रील बोलते हैं ना, रील बोलते शॉर्ट बोलते हैं, रील, हाँ रील आ गई। अब रील आ गई, अब देखे, थोड़ा सा यूं, थोड़ा सा यूं, फिर मोबाइल यूं हाथ में आ जाएगा, है ना? सुबह उठते से ही रात को सोते तक चलते रहता, चलते रहता, चलते रहता, यूं 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 करके, है ना ऐसा? तो अब देखो ये एक डिस्ट्रैक्शन हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, जो कि ओवर। अब तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन जितना तुम्हारे नजदीक रहेगा, तुम उतना ज्यादा क्या करेंगे, फोकस तुम्हारा पढ़ाई पे कम रहेगा, तुम उसको जो इतना एफर्ट्स देना चाहिए वो नहीं दे पाएंगे। तरीका क्या होता है, जैसे कई लोग जो बच्चे जो कहा जाएगा बहुत ज्यादा सीरियस होते हैं अपने गोल्स को लेके, वो लोग एक तो क्या करते हैं, यूट्यूब में ऐसा, सॉरी मोबाइल में ऐसे कुछ एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं, सेटिंग्स ऐसी डाउनलोड करते हैं कि सारी ये डिस्ट्रैक्शन वाली चीजें ब्लॉक हो जाए, यूट्यूब ब्लॉक हो जाए, या फिर यूट्यूब पे वो ओपन ही ना हो, जैसा कुछ भी चाहे तो ऐसा, या फिर अपन कहा जाएगा आप रील अनइंस्टाग्राम ये अनइंस्टॉल कर देते हैं, ये सारी चीजें तो कुछ लोग करते हैं, जो पढ़ाई में सीरियस है वो बच्चे करते हैं इस तरह से चीजें। ओके, कोई लोग तो क्या करते हैं और भी ज्यादा, जैसे वो लोग को मालूम है कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो वो लोग सादा वाला मोबाइल यूज करते हैं, अभी भी है बहुत सारा, और कोटा में तो फेमस है, वो बोलते हैं ना कि ऐसा शहर है जहां पर अभी भी वो नोकिया का जो फोन है वो इस्तेमाल होता है, सादा वाला, सैमसंग और नोकिया छोटा वाला, है ना? ऐसे मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स देखा है आपके, मतलब इवन आपकी, मतलब इससे कुछ साल पहले भी ऐसे कुछ स्टूडेंट्स थे जो वो सादे वाले फोन का यूज करते थे, इवन वो लोग फाइनेंशियली वेरी वेल टू डू थे, है ना? मगर इतना था वो गोल को लेके बहुत सीरियस थे। जैसे फॉर एग्जांपल ये जो सामा अतीब जो अपने इंजीनियर्स है यहाँ पे, उन दोनों की एक खास बात थी, जैसे मैं उनको बोला कि मैं एक दो बार कि मैं तुमको व्हाट्सअप कर दूंगा, तो सर बोले हम लोग व्हाट्सअप ही नहीं है हमारा, तो मैं अरे क्यों ऐसा, आज के जमाने में तुम्हारा व्हाट्सअप नहीं? अरे सर वो थोड़ा डिस्ट्रैक्शन होता है उससे, तो वो लोग सादा वाला फोन यूज करते थे, सादा नोकिया का छोटा सा वो फोन यूज करते थे, क्योंकि उनको मालूम था कि अपने डिस्ट्रैक्शन होगा तो हम लोग उसमें फोकस नहीं कर पाएंगे। सेम सीन यही हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहे हैं, तो ये निगेटिव चार्ज जितना नजदीक रहेगा वो क्या करेगा,
उसको इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ खींच लेगा। तो वो सामने वाले चार्ज को रिपेल करने के लिए जो फील्ड चाहिए उसकी वैल्यू कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि दो चीजों पे डिपेंड करता है एबिलिटी टू रिपेल और अट्रैक्ट फॉर अ डायपोल। एक तो है चार्जेस का मैग्नीट्यूड और दूसरा क्या है, डायपोल का लेंथ। तो भाई ये दो चीजों पे डिपेंड करता है, इसलिए Q इंटू ट्वाइस है। ठीक है, अब एक ऐसा है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे ही हम बोलते हैं कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो हमारे मन में दूसरा सवाल होता है फिर इसका डायरेक्शन कहां से कहां होगा, है ना। डायरेक्टेड फ्रॉम निगेटिव चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज। ये कहां से कहां डायरेक्टेड होता है, निगेटिव चार्ज से, है ना, पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू निगेटिव है, मगर आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कहां से कहां होगा, निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ। इसका एसआई यूनिट अगर आप कहेंगे तो इसका एसआई यूनिट क्या आएगा, इस पे से बना सकते हैं कूलम मीटर, चार्ज का कूलम, डायपोल लेंथ का मीटर। ओके, डायमेंशन है ना, मीटर का क्या होगा, L1 T1 A1। ओके, ये कूलम का हो जाएगा T1 A1, L1 T1 A1। तो हम लोगों ने क्या देखा, ये आपका चार्ज का डायमेंशन हो जाए, सॉरी चार्ज नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो गया। आई बात समझ में आपको ये। तो दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब हमको इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के बारे में स्टडी करना है। अब देखो उसमें कुछ चीजें मैंने डेरिवेशन करके दिया है, डिराइव करके दिया है, बट वो हमारे उसके लिए इतना नेसेसरी नहीं है, तो मैं डायरेक्टली थोड़ा सा आ रहा हूं कि अगर सपोज करो मेरे पास एक दो चार्जेस है, असेंबली ऑफ टू चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, और ये है इनका डायपोल का सेंटर O, लेंथ L। अगर मैं कहूंगा ठीक है भाई मेरे पास एक पॉइंट P है विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल r, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम O, विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ स्मॉल r फ्रॉम O। तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन दोनों चार्जेस की वजह से पॉइंट P पे कितनी रहेगी। ये A पॉइंट, ये B चार्ज है, दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी रहेगी। तो आप बोलेंगे यार देखो E की वजह से जो रहेगा 1/4πε0 Q, और यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस जो कि R प्लस L का होल स्क्वायर रहेगा, और EB की वजह से क्या रहेगा 1/4πε0 Q अपॉन, देखो R में से आपको ये L को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, R अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर। अब अगर मैं बोलूंगा ठीक है नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या रहेगा, नेट इंटेंसिटी एट पॉइंट P क्या रहेगा, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, यहां पर दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को आपको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। क्यों सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, ये नेगेटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर होगी, माइनस EP, सॉरी EB, है ना, इस तरह से होगी। जब इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो फिर वो आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेस्ट पावर 4, आई थिंक, हाँ रेस्ट पावर 4, और ट्वाइस 4RQL करके आएगा, ये 4RQL, हाँ 4QRL, इस तरह से ये आएगा। मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अपन, EB की वैल्यू डालेंगे, मैं थोड़ा डायरेक्ट जंप कर रहा हूँ, नॉट नेसेसरी से। और आप जानते हैं ट्वाइस Q इंटू L या Q इंटू ट्वाइस L क्या होता है, डायपोल मोमेंट होता है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाएगा, E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ट्वाइस PR अपॉन R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेस्ट पावर 2, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर रेस्ट पावर 2। अच्छा ये पॉइंट P कहां था, हाँ एक खास बात तो बताना रह गई आपको, ये पॉइंट P कहां था, देखो ये जो लाइन है इस तरह से, ये लाइन को कहा जाता है एक्सिस ऑफ डायपोल, इस लाइन को क्या कहा जाता है, एक्सिस ऑफ डायपोल, जो कि लीनियरली काटती है डायपोल को, और जो परपेंडिकुलरली काटती है इस तरह से, इसे क्या कहा जाता है, इक्वेटर। ये बात ध्यान में रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एज एक्सिस एंड दिस वन इज कॉल्ड एज इक्वेटर। तो क्योंकि वो जो पॉइंट है आप देख सकते हैं वो कहां का है, एक्सिस का है, तो मैं इसको कह सकता हूं कि E एक्सिस इज इक्वल्स टू 1/4πε0 ट्वाइस PR R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, मगर ये फॉर्मूला इतना यूज में नहीं आता है। ये कब के लिए है बेटा, जब डायपोल लेंथ काफी ज्यादा बड़ा हो, डायपोल लेंथ बड़ा है और ये जो R डिस्टेंस है
इट इज कंपेरेबल, इट इज कंपेरेबल टू द लेंथ ऑफ द डाइपोल। इसको हम लोग तब यूज करते हैं, मगर ज्यादातर सिचुएशन कुछ और होती है। ज्यादातर आपको जो प्रॉब्लम्स दिए जाते हैं दे आर ऑफ शॉर्ट डाइपोल, शॉर्ट डाइपोल। अब अगर डाइपोल शॉर्ट रहा तो फॉर आर वेरी मच ग्रेटर देन ट्वाइस एल, डाइपोल लेंथ काफी ज्यादा छोटा है, इस सिचुएशन में क्या होगा? तो इस सिचुएशन में एक्सिस का फॉर्मूला ये हो जाएगा 1/4πε0 ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब। आप खुद देखो ना, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, तुमने कहा कि आपका ट्वाइस एल बहुत ज्यादा छोटा है आर से, ट्वाइस एल मतलब आर बहुत बड़ा है और ट्वाइस एल काफी छोटा है, तो अगर ट्वाइस एल छोटा रहा तो एल भी छोटा रहेगा, है ना? और अगर एल छोटा हुआ तो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर अप्रोक्सीमेशन में क्या लिखा जा सकता है? आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा? पावर 4, ऊपर का एक आर नीचे का एक आर कैंसिल, तो ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब, ये एक्सिस का है। और इसी तरह से अगर मान लो कोई पॉइंट अगर इक्वेटर पे रहा, माइनस क्यूब प्लस क्यूब, ओके, और ये कोई पॉइंट पी करके है विच इज एट अ डिस्टेंस स्मॉल आर, ऑफ कोर्स ये डिस्टेंस एल रहेगा, ये डिस्टेंस एल रहेगा, है ना? और हम लोग क्या कहेंगे कि भाई ठीक है, ये डिस्टेंस फिर क्या हुआ? तो अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ये डिस्टेंस क्या हुआ? अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो फिर आप क्या करेंगे भाई? ठीक है, ये एंगल कितना है? तो बोले ये थीटा है, तो ये भी क्या है? मान लो एंगल थीटा है। और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? फिर देखेंगे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर रहेंगी, तो इधर रहेगी, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ रहेगी, तो इधर रहेगी। तो फिर से फिर वैल्यूज अपन सॉल्व करेंगे, तो हमारा ये जो आंसर जो इक्वेटर है, मैं डायरेक्ट बताता हूँ, हमको डायरेक्ट फॉर्मूले की जरूरत है, बस हमको उसके डेरिवेशन पे नहीं जाना है। हमारे अपना बोर्ड एग्जाम में है डेरिवेशन, एनसीईआरटी सीबीएसई बोर्ड में है, बट हमारे काम का नहीं है वो। तो इक्वेटोरियल पे हमारा जो आएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2, ये इक्वेटर के लिए खास फॉर्मूला। मगर यहां मैंने जैसे कहा, बिल्कुल ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो बेस्ड होते हैं इस कैटेगरी के होते हैं, जहां पर डिस्टेंस काफी ज्यादा बड़ा होता है डायपोल लेंथ से। तो इन दैट सिचुएशन इक्वेटोरियल पॉइंट के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा? 1/4πε0 पी अपॉन, अब आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? सिर्फ आर स्क्वायर, आर स्क्वायर रेज़्ड टू पावर 3/2 क्या हो जाएगा? 2 कैंसिल आर क्यूब। तो ये फॉर्मूला ऐसा हो जाएगा, है ना? ओके, तो जैसे कि आप साफ देख सकते हैं कि एक्सिस वाले फॉर्मूले में, एक्सिस वाले फॉर्मूले में और इक्वेटर वाले फॉर्मूले सिर्फ 2 का फर्क है। तो आप ये कह सकते हैं therefore electric field on the axis is 2 times the electric field on the equator. Electric field on the axis is 2 times the electric field on the equator. ये पॉइंट ध्यान में रखना, बहुत काम की बात है ये। मगर यही चीज मैं अगर वेक्टर फॉर्म में पूछूं तो हम लोग कहते हैं कि अगर आप ये वेक्टर फॉर्म में निकाल रहे हैं, देखो ये लोग, कई लोग मुझे हर साल पूछते हैं, इससे मेरे डाउट में लेके आते हैं मेरे पास, तो गौर से देखना। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस इन वेक्टर फॉर्म कैन बी रिटन एज लाइक दिस। अब ऐसा क्यों? देखो गौर से, ऐसा क्यों? माइनस क्यू प्लस क्यू ट्वाइस एल डिस्टेंस। ओके, गौर से देखिएगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस बनाऊं मैं। पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इमिट करेगा और नेगेटिव चार्ज से एब्जॉर्ब करेगा, इस तरह से। ओके, मैं 2 पॉइंट्स पकड़ने वाला हूं, एक पॉइंट रहेगा आपके एक्सिस पर और एक पॉइंट रहेगा आपके इक्वेटर पे। देखो ये फर्स्ट पॉइंट P1 जो कि आप देख सकते हैं एक्सिस पे है, और यहां से यहां तक की दूरी इसकी क्या है? R। और ये पॉइंट है पॉइंट P2 जो कि इक्वेटर पे है। अगर मैं कहूंगा पॉइंट P1 पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, तो आप कहेंगे पॉइंट P1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है। तो एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, ठीक है। ये भी डिस्टेंस आ रही था मान लीजिए, और अब मैं कहूंगा कि ये पॉइंट P2 पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है,
तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है इक्वेटर पे, वो ये है। क्या नजर आया बेटा आपको? दोनों का डायरेक्शन कैसा है? ऑपोजिट है ना? अगर आप यहां का भी चुनेंगे, अगर ये वाला पॉइंट भी चुनेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसा ही आने वाला है, क्योंकि नेगेटिव चार्ज की तरफ रहता है ना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां साफ नजर आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑन द एक्सिस इट इज ऑन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ऑन द इक्वेटर इट इज ऑन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। तो मैं यहां कह सकता हूं ई एक्सिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटर, सॉरी ई इक्वेटर, ई इक्वेटर, ई एक्सिस इज माइनस 2 टाइम्स ऑफ ई इक्वेटर। आई बात समझ? अब देखो, ये तो हो गया स्पेसिफिकली दो पॉइंट्स के लिए, एक्सिस और इक्वेटर के लिए। अगर मैं रैंडमली कोई पॉइंट पकड़ता हूं, अगर मैं कोई रैंडम पॉइंट पकड़ लेता हूं और मैं कहता हूं कि यहां मुझे बताइएगा, एक रैंडम पॉइंट मैंने पकड़ा है, ये पॉइंट पी, इसने डायपोल के साथ एंगल थीटा बनाया है, इसने डायपोल के साथ एंगल थीटा बनाया है, और ये डिस्टेंस कितना है बेटा? आर है, ये डिस्टेंस है आर। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होगा, अगर ये पूछ लिया जाए तो क्या? तो एट एनी एंगल थीटा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब, पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट ऑफ 3 cos² थीटा प्लस 1। ये बेसिक फॉर्मूला है हमारे पास एट एनी एंगल, एट एनी सर्टेन एंगल। अगर आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पूछा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला ये रहेगा। अब देखो खुद डाल के, अगर आप एक्सिस का पॉइंट चुनते हो तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। cos 0 क्या होता है? 1। 3 + 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 ट्वाइस पी अपॉन आर क्यूब। बना कि नहीं बना? इक्वेटर के लिए थीटा की वैल्यू क्या होगी? 90। cos 90 0, 0 + 1 0, सॉरी 0 + 1 1, 1 का स्क्वायर रूट 1, तो वो हो जाएगा 1/4πε0 पी अपॉन आर क्यूब। आया समझ में आपको? इस जगह पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पूछा जाए तो वो कुछ इस तरह से आएगा, यहां से आप टेंजेंट बनाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, है ना? अब देखो, अगर ये सर्कल होता, अगर ये सर्कल होता, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है और ये आर, ये आपस में परपेंडिकुलर होते, ये आपस में परपेंडिकुलर होते, मगर ये परपेंडिकुलर नहीं है, इसके बीच का एंगल 90 डिग्री से कम होता है। तो क्योंकि इसका एंगल 90 डिग्री से कम होता है, तो मैं इसको दो कंपोनेंट्स में बांट सकता हूँ। तो एक जो 90 डिग्री है, थोड़ा सा और उसने, ठीक है चलो जान दो, चल जाता ना। एक ये परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड का परपेंडिकुलर कंपोनेंट, और ये होगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट। देखो, ये है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, है ना, इन दोनों के हिस्से यहाँ पे, और उसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट और ये पैरेलल कंपोनेंट। अब अगर मैं इसको पीछे की तरफ खींचूं, पीछे की तरफ खींचूं, तो ये एक सर्टेन एंगल बनता है ना? ये तो एंगल थीटा है, क्योंकि आपके नोट्स में और एनसीईआरटी में यहाँ बीटा दिया, तो मैं इसको बीटा ले लेता हूं, तो ये बीटा एंगल है ना। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम के हिसाब से अगर देखा जाए, तो ये एंगल का सम होता है, ये एंगल है ना, बीटा प्लस थीटा। इसको जनरली हम लोग अल्फा बोल देते हैं, बीटा प्लस थीटा, है ना। हालांकि ज्यादातर रेफरेंस बुक में इसको अल्फा बोला हुआ है, मुझे भी एक्चुअली अल्फा, अगर मैं कभी अल्फा बोल दूं तो उसका मीनिंग गलत नहीं होगा, बस अल्फा बोला हुआ है इसको, और इसे कहा गया है अल्फा प्लस थीटा, है ना। और बीटा और उसके थीटा के बीच में एक रिलेशन है, वो ये है कि बीटा जो होता है हमेशा 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा होता है। tan अल्फा इज इक्वल टू 1/2, सॉरी tan अल्फा, tan बीटा इज इक्वल टू जो होता है 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा होता है हमेशा, ये याद रखिएगा। ये जो होता है tan ऑफ बीटा, इसके बीच का एक रिलेशन है, ये बहुत काम में आएगा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त। tan बीटा इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ tan थीटा। देख लीजिए एक बार उसको, आई होप मैंने सारे कॉन्सेप्ट उसमें कवर कर लिया है ना। डेरिवेशन भी दिया हुआ है इसमें, बट वी डोंट नीड डेरिवेशन सो फार, आप देख लो उसको एक बार अच्छे से क्या क्या है।
अगला देखिए बेटा, बहुत आसान सा टॉपिक है, डायपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म, ध्यान रखना मैंने क्या लिखा, यूनिफॉर्म। तो ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यूनिफॉर्म है, इसकी वैल्यू हर जगह कैसी है बेटा, कांस्टेंट है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और उसमें मैं एक डायपोल रखता हूं, ओके, माइनस क्यू से प्लस क्यू, ओके। अब देखिए बेटा क्या है, ये डायपोल ऐसा है, अब इसे हल्का सा टिल्ट करिए, हल्का सा टिल्ट करिए, मैं इस पोजीशन पे लेके आता हूं उसको, ये एंगल थीटा है, ऑफ कोर्स ये माइनस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा, प्लस क्यू चार्ज इधर आ जाएगा। आपने इसको हल्का सा टिल्ट किया तो क्या होगा बेटा, देखो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी आ रही है, इसका मतलब क्या होगा, यहां पर कोई सीरीज ऑफ पॉजिटिव चार्ज होगा और कहीं यहां पर कहीं कुछ सीरीज ऑफ नेगेटिव चार्ज होगा। तो अब होगा क्या, इस नेगेटिव चार्ज को इस तरफ एक फोर्स फील होगा, एंड दैट फोर्स विल बी हाउ मच, क्यू ई, है ना, एफ इज इक्वल टू क्यू ई होता है ना, तो आपको फोर्स फील होगा इस तरफ। इसी तरह इस पॉजिटिव चार्ज को भी इस तरफ फोर्स फील होगा, क्यू ई। अगर आपने नोटिस किया होगा, इसने एक कपल बना लिया है, कपल ऑफ फोर्स बोलते हैं ना अपन सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में पढ़े थे अपन ने, कपल ऑफ फोर्स, कि अगर ये एंगल थीटा रहा, फोर्स क्यू ई रहा, तो फोर्स कितना रहेगा, तो कपल ऑफ फोर्स क्या रहेगा, एफ इज इक्वल टू क्यू ई साइन, सॉरी क्यू ई इंटू ये बीच का डिस्टेंस जो कि ट्वाइस एल इंटू साइन थीटा, क्यू ई, है ना। अब बोले सर ये कैसे, समझ में नहीं आ रहा, याद करो, ये आपका थीटा, ये फोर्स एफ, ये फोर्स एफ, और ये डिस्टेंस जो होता था पहले ये आर हुआ करता था, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता था, आर एफ साइन थीटा, जिसको आगे जाके क्या होता था, आर क्रॉस एफ, है ना, आर क्रॉस एफ। तो बस वैसे ही यहां पर भी आने वाला बेटा, है ना। तो यहां पर आप देख सकते, तो क्यू ई ट्वाइस एल साइन थीटा। अब देखो Q इंटू ट्वाइस एल क्या होता है बेटा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट, तो मैं इसको लिख सकता F इज इक्वल टू P इंटू ई साइन थीटा, क्या लिख सकता, P इंटू ई साइन थीटा। और वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, वेक्टर P क्रॉस वेक्टर E, सॉरी मेरे को टॉर्क लिखना चाहिए था, मैं फोर्स लिखते बैठा, जब से टॉर्क लिखना था मुझे, फोर्स लिखते बैठा मैं। कपल ऑफ फोर्स जिसको टॉर्क हम बोलते हैं, क्यू ई इंटू ट्वाइस एल इंटू साइन थीटा, और हम लोग ने पढ़ा था सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन में, तो वो कॉन्सेप्ट देखा था हमने, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्टेंस आर जो कि यहाँ पर ट्वाइस एल है, और फिर जो फोर्स रहता है यहाँ पर क्यू ई है, वो वैल्यू डाला मैंने, क्यू इंटू ट्वाइस एल पी रहा, पी ई साइन थीटा, वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई, ये रहा आपका टॉर्क। अब देखो मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, मैक्सिमम टॉर्क कब लगेगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, मतलब आपने क्या करा है, डायपोल को ऐसा रखा है, इस सिचुएशन में उसको टॉर्क सबसे ज्यादा लगेगा ऐसा, तो भाई ठीक है, मैक्सिमम टॉर्क लगेगा, दैट इज पी इंटू ई। और अगर मान लो कि आप थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो टॉर्क जो रहेगा वो मिनिमम रहेगा, तो टॉर्क मिनिमम रहेगा, एंड दैट विल बी हाउ मच, दैट इज, देखो मैंने यहाँ अंडरलाइन किया खास तौर से एक वर्ड, दैट इज यूनिफॉर्म। तो अगर कोई डायपोल एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उसे टॉर्क फील्ड होता है, मगर वहीं कहीं अगर कोई डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो क्या होगा, तो अगर कोई डायपोल एक नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए तो उसको टॉर्क एज वेल एज फोर्स फील होगा। यहाँ पर वो सिर्फ रोटेट कर रहा था, यहाँ पर सिर्फ वो रोटेट कर रहा था ऐसा ऐसा, ये गौर से सुनना, ये मॉड्यूल के क्वेश्चन है जो पहले मेरे पास देखा था एज अ डाउट, मगर यहाँ नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड रहा अगर, तो ये क्या करेगा, ये ऐसा रोटेट करते 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 आगे बढ़ेगा, मतलब उसमें रोटेशनल मोशन भी रहेगा और ट्रांसलेशनल मोशन भी रहेगा, राइट।
तो इस वजह से यहाँ हम लोग देखते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सिर्फ टॉर्क है और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में टॉर्क के अलावा फोर्स भी है, यानी वो रोटेशनल मोशन के साथ साथ क्या करेगा, ट्रांसलेशनल मोशन भी परफॉर्म करेगा। ठीक है, अब ये जो प्रिंसिपल्स आज आपने पढ़े हैं, सेम प्रिंसिपल लागू होते हैं मैग्नेटिक डायपोल्स के लिए। जब मैग्नेटिज्म एंड मैटर अपन चैप्टर पढ़ेंगे या मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर पढ़ेंगे, आप देखेंगे सेम प्रिंसिपल सेम फॉर्मूले फिर से जनरेट हो रहे हैं। तो अगर अभी भी आप उसको अच्छे से देख लेते हो तो तुमको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प हो रहा है। अब पूरा पढ़ लो अच्छे से।